Hello, my dear young learners. Welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 7th साइंस NCERT की न्यू सीरीज शुरू करी थी. उसमें हमने लास्ट चैप्टर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम सीवेज को भी क्लैरिफाइड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यदि आपको याद हो तो उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है वो अपने आसपास की सॉइल और वाटर की इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करके प्योर वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है. तो उसी तरह बहुत सारे प्लांट्स की भी अपने अपने यूजेस होते हैं. तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में. वन हमारी जीवन रेखा. अच्छा, पता है आपको 2011 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट को क्यों मिल रही है और फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन कैसे हुए, यही सब हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में. तो आइए शुरू करते हैं. आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है. तो वो स्टोरी ये है कि कुछ बच्चे अपने प्रोफेसर के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं और उस फॉरेस्ट में उन्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं. बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, बर्ड्स. उन्हें रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में आया रहता है. तो वो उनको सतर्क कर देता है कि यहाँ पे शांत रहना. यदि हम बहुत ज्यादा शोर करेंगे तो हमारे आसपास के जानवरों को डिस्टर्ब हो जाएगा. सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं. मतलब वो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए एक घर के रूप में होते हैं. जैसे कि हम हमारे घरों में रहते हैं वैसे ही बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट जो है हमें फ्रेश एयर, फूड, मेडिसिन, वुड, फॉडर, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा सामान जिनके द्वारा हम बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनाते हैं. यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें दवाइयाँ नहीं मिलेगी, लकड़ियाँ नहीं मिलेगी और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्ट और क्राफ्ट की जो चीजें होती है वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं. जैसे कि ये सीलिंग वैक्स, वुडन स्कल्पचर्स यानी लकड़ियों की मूर्तियां, हनी, शहद, गम यानी गोंद, ये सारी चीजें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है. इसलिए तो हम वन महोत्सव का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ये फेस्टिवल होता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में. जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है. इसमें अलग अलग जगह पर प्लांटेशन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. जिस तरह हमारी मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, उसी तरह हमारे जंगल में भी बहुत सारी परतें होती हैं. तो उन्हीं लेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. जिस तरह एक राजा के सर पे मुकुट होता है उसी तरह हमारे पेड़ों के सर पे भी एक मुकुट होता है जिसे हम क्राउन ही बोलते हैं यानी मुकुट ही बोलते हैं. तो पेड़ों का मुकुट कैसे बनता है? जो लीफी और ब्रांची पार्ट होता है ना स्टेम के ऊपर यानी तने के ऊपर, जो पत्तियों वाला, जो शाखाओं वाला हिस्सा होता है वो कुछ मुकुट जैसा दिखता है जिसे हम क्राउन ऑफ ट्री बोलते हैं. तो आप देख सकते हो इन प्लांट्स के जो क्राउन है वो अलग अलग शेप के हैं. जैसे इस प्लांट का जो क्राउन है वो कोनिकल शेप का है, इसका ओवल शेप का है, इसका राउंड शेप का है. तो इसी तरह अलग अलग शेप के क्राउन होते हैं. तो जो फॉरेस्ट की लेयर्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं. पहली होती है इमर्जेंट लेयर, दूसरी होती है कैनोपी, तीसरी अंडरस्टोरी और चौथी लेयर को हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर.
तो जो इमर्जेंट लेयर होती है वो किसी भी फॉरेस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जहां पे बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं और उन पेड़ पौधों की हाइट 25 से 30 फीट या उससे भी ऊपर तक जा सकती है और हमें सिर्फ लंबे ट्रीज का क्राउन विजिबल होता है, यानी छोटे छोटे ट्रीज का क्राउन हमें नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ टॉल ट्रीज का क्राउन दिखेगा। यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचे हैं तो इन्हें सनलाइट सबसे ज्यादा मिलेगी और हवा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज स्पीड में चलती है। इतने ऊंचे पेड़ों पे बंदर, मकड़ी और तोते जैसे जीव जंतु रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैनोपी के बारे में। तो कैनोपी होती है इमर्जेंट लेयर के नीचे वाली लेयर, मतलब इन बड़े पेड़ों के नीचे जो पेड़ होते हैं वो कैनोपी के अंदर आते हैं। इस तरह का दृश्य आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, सनलाइट को जमीन तक आने में हिंडर करते हैं, थोड़ी रुकावट डालते हैं, तो ये पेड़ कैनोपी के अंतर्गत आते हैं और ये कैनोपी को हम अम्ब्रेला भी बोलते हैं। अम्ब्रेला इसलिए बोलते हैं कि जिस तरह अम्ब्रेला हमें पानी और धूप से बचाता है, उसी तरह ये जंगलों में पानी यानी वर्षा और धूप पहुंचने में रुकावट डालते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, स्क्विरल यानी गिलहरी, बहुत सारे पक्षी और बंदर रहते हैं। अंडर स्टोरी वाले एरिया में ज्यादा ट्रीज नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे शर्ब्स होते हैं। शर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, 10 से 12 फीट की इनकी हाइट होती है। ये वाला एरिया डार्क होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सनलाइट नहीं पहुंच पाती है और ये एरिया इसीलिए ठंडा भी रहता है। और यहाँ पर जो शर्ब्स होती हैं उनमें ज्यादातर फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो ये नॉन फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे फंजाई यानी फफूंद और एल्गे यानी काई भी बहुत मात्रा में पाई जाती है। इस अंडर स्टोरी वाले रीजन में बटरफ्लाइज, टर्माइट्स, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है उसके आप नाम से समझ सकते हो, इस फॉरेस्ट की जो निचली सतह होती है उसे हम फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। ये एरिया बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट और डार्क होता है। मॉइस्ट मतलब यहाँ पे गीलापन होता है और डार्क होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि सारी सनलाइट ऊपर की लेयर्स रोक देती हैं, इसलिए यहाँ सनलाइट ठीक से पहुंच नहीं पाती और इसलिए यहाँ पे डेड एंड डी के सब्सटेंस, माइक्रोब्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। डेड एंड डी के सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि ऐसे जीव जंतु जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। प्लांट्स भी यदि अपनी पत्तियों को, अपनी शाखाओं को नीचे गिरा देते हैं तो वो भी एक तरह से डेड और डी के सब्सटेंस होगा। और जहां पर डेड और डी के सब्सटेंस होते हैं वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। उनको कंज्यूम करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डी के सब्सटेंस को फीड करते हैं, उनको खा लेते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सॉइल से कहाँ जाएंगे? सॉइल से हमारे प्लांट्स में चले जाएंगे। और ये जो डेड और डी के सब्सटेंस होता है ना, वो ह्यूमस का काम करता है। ह्यूमस सॉइल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। जितनी ज्यादा ह्यूमस होगी उतनी ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ेगी। और हाँ, इस फॉरेस्ट फ्लोर पर बहुत सारे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर, ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि किस तरह हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको घर देते हैं। जिस तरह हम हमारे घर में सुरक्षित होते हैं, उसी तरह हमारे
प्लांट्स और एनिमल्स भी फॉरेस्ट में सुरक्षित होते हैं। ये हमें फ्लड और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। अब फ्लड और सॉइल इरोजन से कैसे बचाते हैं? बाढ़ का पानी पेड़ों से टकराकर अपनी गति को कम कर लेता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे पेड़ों की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा उस पानी को हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है। तो इस तरह ये फ्लड से बचाता है। और सॉइल इरोजन से कैसे बचाता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी जो बह जाती है, हमारी मिट्टी का जो वेस्टेज हो जाता है उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है और वह मिट्टी बाढ़ की वजह से या पेड़ों की कटाई की वजह से एक बार में बह जाती है। तो इसे बचाने के लिए पेड़ों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने से बांध के रखती है। तो यदि आप पेड़ों को काट दोगे तो पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को छोड़ देंगी और मिट्टी का कटाव हो जाएगा। फॉरेस्ट मॉइस्चर देते हैं और हमारे वातावरण का जो तापमान होता है उसे कम कर देते हैं। ये तापमान कैसे कम करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करके करते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण हो रहा है उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो इम्प्यूरिटीज रिलीज हो रही है, उसे भी हमारे पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और हमें साफ स्वच्छ हवा दे देते हैं। पेड़ जो है वो रेनफॉल को प्रमोट करते हैं, इनके कारण रेनफॉल होता है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि किस तरह पेड़ों के द्वारा पानी रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा, और ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन एक पार्ट था वाटर साइकिल का जिसके द्वारा रेनफॉल हो रहा था। तो पेड़ भी कहीं ना कहीं रेनफॉल में मदद करते हैं और ये हार्श विंड से भी हमें बचाते हैं, जो तेज गति की हवाएं चलती हैं उससे भी हमें बचाते हैं और नॉइस पोल्यूशन को भी कम कर देते हैं, क्योंकि जो साउंड होता है वो इनसे टकरा के अपनी गति को धीमी कर लेता है। और सीड डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करता है। सीड डिस्पर्सल के बारे में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने इतने सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के रखते हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। हमारे पेड़ पौधे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको बचाने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है एक बहुत ही बड़े लेवल पे जंगलों में पेड़ों की कटाई करना, ताकि हम हमारे निजी स्वार्थ को पूर्ण कर सके। जैसे हमारा निजी स्वार्थ क्या होगा जंगलों के कटने से? हम वहां पे घर बनाएंगे, हम मॉल्स बनाएंगे, हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे। तो इन सारे कामों के कारण हम बड़े लेवल पे पेड़ों की कटाई कर देते हैं और पेड़ों की कटाई के कारण हमें बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। ने बहुत बार सुना होगा कि इस बार बारिश नहीं हुई, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। आप देखते होंगे कई बार तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये जो हमारी वेदर कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, हर कभी फ्लड आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाती हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, इन सब का कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी हमारे जंगलों की कटाई। और इस जंगलों की कटाई का कारण है हमारी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके कारण लोगों की जरूरतें बढ़ रही है। अब ज्यादा लोग होंगे तो उनको ज्यादा घर चाहिए होंगे, मॉल्स चाहिए होंगे, तो इसके कारण हमारे फॉरेस्ट की कटाई हो रही है ताकि घरों का, इंडस्ट्रीज का सेटअप हो सके। फॉरेस्ट को हमारे अर्थ का लंग्स भी बोलते हैं, मतलब हमारी अर्थ के फेफड़े भी बोलते हैं। जिस तरह हमारे फेफड़े हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, उसी तरह हमारी पूरे अर्थ की एयर को फॉरेस्ट या प्लांट्स प्यूरिफाई करती हैं। इसलिए हमें अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना, उसी तरह एफॉरेस्टेशन मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना। अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की।
विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा जंगलों का कार्य नहीं है? A. Help in water cycle. B. Balance of carbon dioxide and oxygen. C. Wildlife habitat. या D. Formation of soil. A, B, C या D, जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. And if you plant a tree, you plant a life. तो इसलिए हमें हमेशा पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारे लिए कितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है माय क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।